हाय एवरीवन, आप सबको फिर से एक नया लेक्चर में स्वागत करता हूं मैं। और आज के इस लेक्चर में बहुत सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को मैं डील करूंगा, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में भी हमने देखा था। ठीक है, मुझे यकीन है कि जो कुछ भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा और आप अच्छे से क्वेश्चंस का प्रैक्टिस किए होंगे। ठीक उसी प्रकार से इस लेक्चर में भी बहुत सारे क्वेश्चंस को डील करते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट अस टॉक अबाउट द क्वेश्चंस। ओके, देखिए हमारा ये क्वेश्चन है जी, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 33 का एक क्वेश्चन नंबर है। ओके, इससे पहले हमने और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को देखा था, तो उन सारे क्वेश्चंस को लिखे हो गया नोट्स में। अब आगे का क्वेश्चन है उसे भी ध्यान से लिखना और सीखना। क्वेश्चन नंबर 33 का है, व्हाट आर बिट्स? बिट्स क्या है, इसका डेफिनेशन क्या होएगा? दिस इज द क्वेश्चन दैट इज आस्किंग। यही क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा रहा है। ऑलराइट, तो बोलिए बिट्स क्या होते हैं? मैंने आपको पढ़ा था ना कि व्हाट इज बिट्स, क्या होता है बिट्स? कोई लड़का बोल सकता है कि बिट्स आखिरकार ये होते क्या है, इसका डेफिनेशंस क्या होंगे? बताया था कि द अनवांटेड क्रॉप्स विच इज ग्रोन अलोंग विथ द कल्टिवेटेड क्रॉप, देन दिस इज कॉल्ड एज द बिट्स। मेरे कहने का अर्थ क्या हुआ? मेरे कहने का अर्थ ये है कि बिना मतलब का जो क्रॉप्स लग गया है किसके साथ, तो जिस क्रॉप का, जिस फसल की हमने खेती की है उसके साथ, उसे ही हम लोग अनवांटेड क्रॉप्स का नाम देते हैं। बिन बुलाए मेहमान है ये बिट्स, अपने से आ जाता है, बिना फीस का वकील, जो कहना सो कहिए, फर्जी है ये। ठीक है, तो फर्जी लोगों की जगह नहीं होती है, इसीलिए बिट्स को निकाल कर जल्दी से फेंकना पड़ता है हमें। ठीक है ना, तो दिस इज द बिट्स, यही है बिट्स का हाल। ठीक है जी, समझ गए? लिखा हूं कि द अनवांटेड प्लांट्स विच ग्रो अलोंग विथ द कल्टिवेटेड क्रॉप और कॉल्ड बिट्स। ठीक है, इस लाइन पे गौर करना कि कैसा प्लांट है ये बिट्स हमारा, तो अनवांटेड प्लांट्स है। अर्थ क्या हुआ, तो बिना मतलब का पौधा है, तो किए भी नहीं है और हो गया है, तो दिस इज द अनवांटेड प्लांट्स कहने का अर्थ ये हो। ठीक है जी, आई होप कि कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो रहा होगा। आगे बढ़ सकता हूं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी, इसी का 33 का ही पार्ट बी है। इफ यू वांट्स यू कैन राइट इट फर्स्टली। ठीक है, एंड नाउ लिसन टू मी। बी है कि हाउ डू बिट्स अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। देखिए पूछा है कि बिट्स जो है वो क्रॉप के ग्रोथ को किस प्रकार से प्रभावित कर सकता है। ठीक है, कहने का क्या अर्थ है? नाउ लिसन टू मी। हमने सपोज दैट गेहूं का खेती किया या फिर धान का क्रॉप लगाया हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर उसमें बीड है तो वो जो बीड्स है वो धान का क्रॉप या फिर गेहूं का क्रॉप लगाए हैं, उसको किस प्रकार से उसके ग्रोथ में हानि करेगा, प्रभावित करेगा ये बीड्स हमारा। तो एक बात बताओ, हमारा जो भी क्रॉप है, जैसे सपोज दैट व्हीट का ही क्रॉप है, गेहूं का खेती किए हैं, तो उसको न्यूट्रिशन चाहिए कि नहीं चाहिए? गेहूं को कहां से लेगा? सॉइल से। बटर चाहिए कहां से लेगा? मिट्टी से। ठीक है, और अगर बीट्स उसके साथ हो गया तो इस बीट्स को भी तो न्यूट्रिशन चाहिए, कहां से लेगा? तो मिट्टी से। और क्या चाहिए? वाटर। तो कहां से लेगा? तो हमारे इसी सॉइल से लेगा। सॉइल से लेगा जहां पे क्या है, ये हमारा खेती हुआ है कल्टीवेटेड क्रॉप के साथ में लगा हुआ। और तो और हमने व्हीट लगाया है तो व्हीट को जगह चाहिए, तो इसे भी जगह चाहिए, किसको? व्हीट्स को भी जगह चाहिए। तो एक चीज यहाँ पे तुम नोटिस कर रहे हो कि जैसे कि ये न्यूट्रिशन ले रहा है हमारा बीट्स, तो न्यूट्रिशन कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो कमा सॉइल से, बीट से लिया था, और वही न्यूट्रिशन बचता तो हमारा ये व्हीट क्रॉप लेता कि नहीं लेता, जो हमें फायदेमंद देगा, क्योंकि उससे हम लोग ग्रेन्स, अनाज पैदा करेंगे ना, अनाज प्राप्त करेंगे ना। ठीक है, और तो और वो बीट्स जो है वो घास पतवार जो भी हो गया, खरपतवार, वो जगह ढूंढना उस फील्ड में, और उसी जगह में है जो दूसरा क्रॉप हो सकता था कि नहीं हो सकता था। तो देख रहे हो कि किस प्रकार से जो है वो ये बीट्स प्रभावित कर रहा है, यानी कि खराब कर सकता है हमारा इसी कल्टीवेटेड क्रॉप, दैट इज द व्हीट क्रॉप्स को, या फिर किसी भी प्रकार के आप कल्टीवेशन क्यों ना करें, कोई और प्लांट्स क्यों ना लगा रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है किस प्रकार से प्रभावित कर सकता है? तो कुछ इस प्रकार से सॉइल न्यूट्रिशन वगैरह ये सब लेकर के ये प्रभाव डालेगा। लिखा हूं कि सिंस बिट्स टेक वाटर, वाटर भी लेता है, न्यूट्रिएंट्स लाइक स्पेस जस्ट लाइक कल्टीवेटेड क्रॉप्स। जैसे कि हम लोग कल्टीवेटेड क्रॉप करेंगे
किस चीज का? तो किसी भी क्रॉप का हमने खेती किया हो, जैसे व्हीट, गेहूं, चाहे चना, चाहे पीस, चाहे ग्राउंडनट, चाहे कुछ भी कहा ना हो, अगर वो आप बीट्स हो गया उसके साथ में, तो बीट्स को भी वो चीज चाहिए जो हमें क्या बोलते हैं, ये कल्टीवेटेड क्रॉप किए हैं जैसे कि ग्राउंडनट वगैरह, ये सब को चाहिए, राइट? तो उसके अगर बीट्स नहीं होता तो बीट्स के बदले कौन उतने सारी चीजों को खाता, कौन गेन करता? तो कल्टीवेटेड क्रॉप्स, राइट? लेकिन ये है तो ये ले रहा, तो कहीं ना कहीं तो कमी तो है, नुकसान तो है भैया। तो इसीलिए लिखा हूं कि हेंस अतः बीट्स कैन इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ क्रॉप। कहा है कि देख रहे हो क्या क्या ले रहा है। चलो, आई होप कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 30, ये ए भी 33 का ए कंप्लीट होता है, 33 का बी भी कंप्लीट होता है। अब 33 का ए को एक्सप्लेनेशन देने का प्रयास करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट द 34 क्वेश्चन नंबर। ओके, एक्सप्लेन हाउ द इरिगेशन रिक्वायरमेंट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द क्रॉप्स। आप मुझे ये बताओ कि हमने जो क्रॉप का खेती किया है उस उसको कितना पटाएंगे, उस फील्ड में कितना पानी डालेंगे, वो कैसे डिपेंड करेगा क्रॉप के ऊपर? तो कैसे नहीं डिपेंड करेगा? मैंने पढ़ाया था ना आपको कि इरिगेशन जो है वो डिपेंड करता है 3 चीजों पर। कोई लड़का बोल सकता है कि वो 3 चीज क्या है? यार नहीं, ये थोड़ा बताया था। मैंने आपसे कहा था कि सॉइल पर डिपेंड करेगा कि मिट्टी कैसा, नेचर ऑफ द सॉइल, नेचर ऑफ द क्रॉप्स, और तीसरा बताया था सीजन के ऊपर। ठीक है, तो नेचर ऑफ द क्रॉप्स क्या बोलता है कि अगर आपने भैया धान का पौधा लगाया है, राइस का खेती किया है, तो उसको ज्यादा वाटर चाहिए। ठीक है, स्टैंडिंग वाटर, खड़ा पानी में होगा वो धान पौधा, मतलब कि वाटर होना चाहिए, इतना पानी होना चाहिए। ठीक है, और तो और उसको फिर भी कंटिन्यूअसली लगातार सिंचाई करने की जरूरत है अगर वाटर लेवल डाउन हुआ तो। लेकिन हमारा भीट हो गया, चाहे ग्राम हो गया, चाहे चना कहिए, इससे उतना पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जस्ट लाइक ए राइस क्रॉप, और या फिर पैडी क्रॉप का नाम देते हैं उसे। तो देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से जो है वो, अगर क्रॉप क्रॉप अगर मैं पैडी का लगा रहा हूँ तो उसको पानी ज्यादा चाहिए, लेकिन अगर हम लोग क्रॉप जो है वो ग्राम का लगा रहे हैं तो पानी उतना नहीं चाहिए। नोटिस कर रहे हो ना? तो वही चीजों को तो मैं यहाँ भी लिखा हूँ जी। और वही तो पूछ रहा है कि किस प्रकार से भैया वाटर का रिक्वायरमेंट, कितना पानी देने की जरूरत है, वो डिपेंड करेगा कि कैसा क्रॉप लगाए। तो सही बात बोला। देखिए आंसर लिखा हूँ यहाँ पे कि सिंस वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि पैडी क्रॉप यानी कि राइस क्रॉप इज ट्रांसप्लांटेड इन अ स्टैंडिंग वाटर एंड रिक्वायर्स कंटिन्यूअस इरिगेशन। ठीक है, लेकिन वेयर एज अदर क्रॉप्स लाइक व्हीट, लेकिन दूसरी तरह बात करें व्हीट का या फिर ग्राम का एंड कॉटन एक्सेट्रा, तो डू नॉट रिक्वायर सो मच वाटर। सो इन दिस वे द इरिगेशन रिक्वायरमेंट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द क्रॉप्स। आपने देखा कि अगर हम लोग क्या करते हैं, ग्राम, चना, कॉटन लगाते हैं तो डू नॉट रिक्वायर सो मच वाटर। ठीक है, लेकिन अगर पैडी क्रॉप लगाया तो पानी चाहिए। तो हमने इससे नोटिस किया कि इन दिस वे हमने सीखा कि इरिगेशन रिक्वायरमेंट जब डिपेंड करेगा कि नेचर ऑफ द क्रॉप्स क्या है, यानी कि कैसा क्रॉप हमने भैया लगाया हुआ होगा। आई होप डियर कि तुमने बहुत अच्छे से डिटेल में समझने का प्रयास किया होगा इन्हीं सारी क्वेश्चंस के बारे में बातें करते हुए। आगे बढ़ सकता हूँ? ऑब्वियसली यस। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन 34 जो है वो कंप्लीट होता है। नाउ इट्स टाइम टू सोल्व क्वेश्चन नंबर 35। एक्सप्लेन हाउ irrigation requirement of crop depend on the nature of soil in which the crop is grown। अब पूछा है, पहला में पूछा कि किस प्रकार से वो क्रॉप के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना पानी दे रहे हो फील्ड में। अब पूछा गया आपसे, इससे क्या हो गया? अब ठीक है, चलो। अब पूछा गया कि किस प्रकार से जो है वो सॉइल के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमें पानी को कितना देना है और कितना नहीं देना है। वो डिपेंड करता है कि कि वो कैसा सॉइल है। फॉर एग्जांपल एक बात बताओ, अगर बलुआही मिट्टी का नाम सुने हो, नॉर्मल मिट्टी होता है, तो बालू वाला मिट्टी में अगर इतना सा पानी देंगे, देख, अगर बालू वाला बार बार पानी गिर जाता है मेरे हाथ से, पता नहीं कहाँ हो गया है, संभरता ही नहीं है। तो बार बार जो है, एनी हाउ हटाओ इसको। तो मैं आपसे ये बता रहा हूँ जी कि अगर बलुआही मिट्टी में किसी भी प्लांट्स को हम लोग लगाते हैं तो एक चीज बताओ क्या होगा?
यही होगा कि पानी डालेंगे, सारा पानी जो है वो सूख करके समाहित हो जाएगा अंदर की ओर। ऑल राइट, ऑल राइट। तो जड़ जो है वो यहाँ तक जड़ है, ठीक है, ये है गहराई, बालू है और यहीं तक जड़ है। पानी डाला, यहाँ सट गया, यहाँ सट गया, तो आखिरकार किस प्रकार से इसको, इस जड़ को मिलेगा, इस क्रॉप को नहीं मिला। तो यानी कि इसको में ज्यादा पानी डालना पड़ेगा कि नहीं डालना पड़ेगा ऐसा मिट्टी में। अब इसलिए तो आप नोटिस कर पा रहे हो कि कैसा मिट्टी है, तो उसके हिसाब से हमें जो है वह पानी को डालना पड़ रहा है, देना पड़ रहा है। देख पा रहे हो। आई होप कि तुम सीख समझने का और सीखने का भी प्रयास कर रहे हो। तो वही चीज मैं लिखा हूँ आंसर में भी कि सिंस वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि क्रॉप्स ग्रोन इन ए सैंडी सॉइल नीड्स इरिगेशन मोर फ्रीक्वेंटली। अगर हम लोग किसी भी प्रकार का क्रॉप लगाए हैं, बट वो क्रॉप जो है वो सैंडी सॉइल में लगाए हैं। कैसे सॉइल में? सैंडी सॉइल में, ठीक है, तो उसको ज्यादा पानी चाहिए, ठीक है ना जी। क्यों? क्योंकि ये जो पानी है वो सोख लेगा और अंदर समाहित कर लेगा, तो ऊपर तक रहना चाहिए ना वाटर, तभी तो प्लांट्स का जो रूट्स है वो नरम मुलायम पौधा है, रूट्स ज्यादा गहराई में नहीं होगा, थोड़ा ऊपर ऊपर ही रहेगा, तो उसको वाटर चाहिए। तो कैसे? तो पानी रहेंगे फील्ड्स में तभी ना। तो देख पा रहे हो सैंडी सॉइल में ज्यादा पानी चाहिए, नीड्स मोर फ्रिक्वेंटली का मतलब हुआ कि बार बार उसको पानी चाहिए, ठीक है। बहरहाल लेकिन जहां तक की बातें करें कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन फॉर द क्रॉप्स ग्रोन इन ए, देख लीजिए यहाँ पे लिखा है क्ले सॉइल। अगर क्ले सॉइल की मैं बातें करूं, तो क्ले सॉइल में जो फ्रीक्वेंसी होगा यानी कि कितने बार पानी देना है, तो सॉइल इज लेस, तो वो लेस है। किसके कंपैरिजन में? तो सैंडी सॉइल में। सैंडी सॉइल में अगर खेती करते हैं तो हमें ज्यादा पानी देना पड़ेगा, राइट। क्यों? क्योंकि सैंडी सॉइल में जो वाटर है वो सोख लेता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग क्लेई सॉइल में खेती कर रहे हैं तो हमें कम पानी देना पड़ता है। वही लिखा हूं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन क्या होगा। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ डियर कि हमें कितना बार पानी डालना पड़ेगा। तो लो है, कम है, यानी कि एक बार पानी दे दिया, चलो ठीक है, काम चल रहा है, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो आई होप कि तुमने सीखने का प्रयास किया होगा इन्हीं सारी चीजों के बारे में बातें करते हुए, ठीक है। किसी को कोई समस्या है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत तो बोलेगा नहीं ना। चलिए यहाँ तक कंप्लीट होता है इन दिस वे। क्वेश्चन नंबर 35 जो है वो कंप्लीट कर लिया। आप इसे क्या कीजिए, इसका फेयर कॉपी जो है वो नोट्स में लिख लेगा जल्दी से, ठीक है। आगे बढ़ सकता हूँ, किसी को कोई समस्या तो भाई अभी बोलेगा नहीं ना। चलिए, मुझे पता है कि ध्यान से सुनेगा, हो ही नहीं सकता, इतने अच्छे से बोल रहा हूँ। अब क्या करूँ जी। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। चलो क्वेश्चन नंबर 36। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 जो है वो क्या पूछा है। याद रहे कि जो कुछ भी हमने पढ़ाया है वही उसी उन्हीं सारी चीजों से ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है ना। तो अगर आपने नोट्स वगैरह ये सब याद किया हुआ, रिवाइज करते रहते हो, तो आपको आसानी से ये समझ में आ रहा है और बन भी रहा होगा। बट फिर भी मैं एक्सप्लेन दे रहा हूँ डिटेल में। Anyhow, let us talk about the question of 36. 36 is asking that you describe the sprinkler system of irrigation. State its advantages. ठीक है जी। तो स्प्रिंकलर सिस्टम ऑफ इरिगेशन क्या होता है भैया, इसके बारे में बताओ, और इसका कुछ एडवांटेजेस बताओ, यानी कि क्या फायदा है, क्या खासियत है, ये पूछा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बता देंगे। इफ यू वांट्स यू कैन राइट इट, बट मेरे एक्सप्लेनेशन देने के बाद ही तुम लिखना, ठीक है जी, ताकि आपको अच्छा लगे लिखने में। लिखा हूं कि इट इज ए मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, कि भैया जो स्प्रिंकलर सिस्टम ऑफ इरिगेशन है वो क्या है डियर। तो मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन यानी कि आजकल के जमाने में जो हम लोग क्या बोलते हैं उसको उसको जो आजकल का जो तरीका है आधुनिक जमाने में जिस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं खेत को पटाने के लिए, वो है स्प्रिंकलर सिस्टम ऑफ इरिगेशन। ऑल राइट, ऑल क्लियर। चलिए वैसे यस। और लिखा हूं कि इन दिस सिस्टम, इसमें क्या होता है भैया, तो ए मेन पाइपलाइन होता है इज लेड इन द फील्ड्स। एक मेन पाइपलाइन इस प्रकार से फील्ड में लगा दिया जाता है एंड मेन पाइपलाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर पाइप को पाइप्स having rotating nozzles at the top are joined to the main pipeline at regular intervals. ये अगर ये खेत है, अगर ये खेत है, ठीक है, तो इसमें एक मेन पाइप ये है, इसको जोड़ दिए हैं और रेगुलर इंटरवल पर इस प्रकार से एक परपेंडिकुलर पाइप को जोड़ा हूं। यहाँ पे एक नोजल लगा हुआ रहता है जो क्या कर सकता है, घूमते रहता है। कैसे घूमता है? मोटर लगा है ना, पानी के धार से घूमते रहता है, ठीक है।
ये पानी का धार, पानी निकलेगा, प्रेशर मारेगा, धाई से घूमेगा, ये भी प्रेशर मारेगा, धाई से घूमेगा। ठीक है जी, तो इस प्रकार से जो है वो पानी जो है वो वैसे से छिड़कते रहेगा, छिड़कते रहेगा। ठीक है, तो समझ गया ना, ये होता है किसमें, तो हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम ऑफ इरिगेशन। ठीक है, अब आगे बातें कर सकता हूँ। लिखा हूं कि फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ अ स्प्रिंकलर सिस्टम ऑफ इरिगेशन। अब देखिए, स्प्रिंकलर सिस्टम ऑफ इरिगेशन का कुछ निम्नलिखित एडवांटेजेस आप जानना चाहते हो कि क्या एडवांटेजेस है। तो देखिए, हमने आपके लिए लिख रखा है कि इट इज यूजफुल फॉर द अनइवन लैंड। अनइवन लैंड में इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, यानी कि ऐसे ही नॉर्मल सा क्या बोलते हैं, सॉइल वगैरह सब है, तो वहां पे क्या करूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग इसका वैसा मिट्टी में इस्तेमाल करेंगे जो नॉर्मल है, घरों के बाहर वगैरह, ये सब ऐसे ही लैंड है, जमीन है जहाँ पे थोड़ा सा धूल वगैरह है, तो उसको में क्या करेंगे, स्प्रिंकलर सिस्टम दे करके हम लोग उस धूल को, उड़ती हुई धूल को शांत करने का प्रयास करते हैं। तो इसको में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। भैया, सफिशियंट वाटर इज नॉट अवेलेबल, जहाँ पे सफिशियंट अमाउंट में पानी की कमी है वहां पे ये स्प्रिंकलर सिस्टम का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब जैसे कि भैया हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि मैं घी वगैरह सब खरीद करके खा सकता हूँ, इसीलिए 2-2 चम्मच, 4-4 चम्मच जो है वो घी खाना हमारे बस की बात नहीं, इसलिए क्या करते हैं कि एक पवित्री ले लेते हैं, इस प्रकार से पवित्री मिला दिया, बस हो गया, हाँ ठीक है, हो गया, हो गया, इस प्रकार से। तो वही हाल यहाँ पे है कि मतलब कि अब भर भर के पानी नहीं दे सकते, इसलिए क्या करूँ, ऐसे छिड़क दे रहा हूँ, थोड़ा 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 थोड़ा, गंगा जल देखते हो ऐसे छिड़क दिया, छिड़क दिया, छिड़क दिया, क्योंकि उससे नहा नहीं सकती, क्यों, क्योंकि लाया हूँ बहुत दूर से। समझ रहे हो, तो वही चीज है यहाँ भी है। चलिए, ये पहला कंप्लीट होता है ना एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज है कि इट आल्सो वेरी यूजफुल फॉर सैंडी सॉइल। देखिए, ये सैंडी सॉइल के लिए ये इंपॉर्टेंट है हमारा ये स्प्रिंकलर सिस्टम ऑफ इरिगेशन। ठीक है, याद रहे, यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। आपके स्कूल में आई डोंट थिंक ये आएगा, क्यों, क्योंकि स्कूल में आसान क्वेश्चन पूछता है। ये सब जो क्वेश्चन है वो कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन है, और जब आगे आप बहुत बड़ा डिग्री कीजिएगा, एग्रीकल्चरल डिग्री वगैरह सब, तो वहाँ इन सारे चीजों को ख्याल रखना होगा। आई मीन टू से दैट कि आपको समझना पड़ेगा अच्छे से। तो कौन सा सॉइल में यूजफुल है, तो सैंडी सॉइल में। ठीक है जी, तीसरा है कि वाटर गेट्स स्प्रिंकल जस्ट लाइक ए रेन। ठीक है, एक रेन की तरह, बरसात की तरह, फव्वारे की तरह पानी जो है वो इसमें से निकलता है, किस में से, तो इसी, ये क्या बोलते हैं, हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम ऑफ इरिगेशन से, या फिर स्प्रिंकलर सिस्टम से। ठीक है जी, जिसका इस्तेमाल करते हैं किस लिए, तो खेतों को ऑब्वियसली इरिगेशन करने के लिए, सिंचाई करने के लिए। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। क्वेश्चन नंबर 36 जो है वो कंप्लीट होता है ना। किसी को कोई कोई कंफ्यूजन है लड़का है, नहीं ना, चलिए, वेरी गुड, वेरी नाइस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 इज आस्किंग दैट एक्सप्लेन द ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, ड्रिप सिस्टम ऑफ इरिगेशन। ठीक है, स्टेट टू एडवांटेजेस ऑफ द ड्रिप सिस्टम ऑफ इरिगेशन। ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम या फिर ड्रिप सिस्टम ऑफ इरिगेशन के बारे में कुछ बातें बताइए, और उसके फायदा भी बताए। कितना फायदा लिखना है, तो 2 फायदा बताना है आपको। ठीक है, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, बोल देंगे, लिख देंगे, बहुत आसान है। देखिए, मैं आपसे सिखाने का प्रयास किया हूँ जी ड्रिप सिस्टम के बारे में, कि इट इज ए मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो है वो कैसे इरिगेशन सिस्टम है भैया, तो मॉडर्न मेथड है, यानी कि आधुनिक तरीका है खेतों को पटाने के लिए। देखो, इन दिस सिस्टम, इसमें क्या होता है कि देयर इज ए नेटवर्क ऑफ नैरो पाइप्स। एक नेटवर्क होता है, नेटवर्क की तरह इस प्रकार से जो है वो बिछा हुआ रहता है पूरे के पूरे फील्ड में। ठीक है, जो हर एक एक दूसरे से क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहता है। ठीक है, और ट्यूब्स विथ अ स्मॉल holes in the fields, and when water flows then it falls drop by drop at the root of the plants। देखिए, जैसे कि इसको समझा सकता हूं मैं आपको बहुत आसान तरीके से। जैसे कि आपने एक चीज देखा है, पोटैटो का खेती वगैरह सब देखते हो किस प्रकार से रहता है। पोटैटो जो है वो कुछ इस प्रकार से लगाया जाता है, ऐसे करके, ऐसे करके, यानी कि यहाँ पे जो है एक आलू, दूसरा आलू, तीसरा आलू, एक आलू, दूसरा आलू, तीसरा आलू। ठीक है, और ये जो है वो पोटैटो कुछ इस प्रकार से होता है, एक आलू, 2 आलू और 3 आलू, और इसके बीच में जो है वो गैपिंग रहता है कि नहीं रहता, और आलू जो है वो थोड़ा ऊंचा पर रहता है। तो ये इसी गैपिंग के बीच में ये पाइप जोड़ देते हैं नेटवर्क के थ्रू, जो कि ये एक दूसरे से पाइप जो है वो कनेक्टेड रहता है। ठीक है जी, और पाइप में होल रहता है, और ये जो पाइप है वो सीधे ये
ये हमारे प्लांट्स के रूट्स के पास बिछाया हुआ रहता है हर एक जगह पे, ठीक है। ठीक है, जहां तक ले बिछाया जा सकता है, और वहीं से जो है वो पानी जो है वो डायरेक्टली ड्रॉप बाय ड्रॉप करके सीधे रूट्स के पास में जाता है। यानी कि पूरा फील्ड में जाने की कोई जरूरत नहीं है, जहाँ प्लांट्स है भैया उसके रूट्स के पास पहुंच गया, और यही तो चाहिए भी, है कि नहीं। सगरू बिछा हुआ रहता है चारों साइड में नेटवर्क की तरह, समझ गया। तो ये होता है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। लिखा हूं कि फ्लोइंग आर द टू एडवांटेजेस ऑफ द ड्रिप सिस्टम ऑफ इरिगेशन, यानी कि ड्रिप सिस्टम ऑफ इरिगेशन या फिर ड्रिप इरिगेशन का कुछ निम्नलिखित एडवांटेजेस है, निम्नलिखित फायदा है। पहला फायदा क्या लिखा हूं जी, कि इट सेव्स ए लॉट ऑफ वाटर, ये बहुत ज्यादा अच्छा खासा मात्रा में वाटर को बचत करता है, पानी बचा लेता है। दूसरा लिखा हूं कि इट इज यूजफुल इन दोज एरियाज वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज लो, ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का सबसे ज्यादा इस्तेमाल वहां किया जा सकता है, इसका लुत्फ वहां उठाया जा सकता है जहां पे पानी की कमी है। अब कोई लड़का सोच रहा हो कि ऐसा क्यों बोल रहा है। देखो डियर, ऐसा नहीं है कि आप जहाँ पे भरपूर मात्रा में पानी है वहां पे बर्बाद कर लो, वहां भी इस्तेमाल कर लो, तो सोने पे सुहागा, समझा करो, ठीक है जी। तो मैं आपसे ये बता रहा हूँ जी कि जैसे वहां पे पानी कम है और आप ज्यादा मात्रा में पानी दे नहीं सकते हैं पाइपलाइन बिछा करके, नहीं तो पानी वेस्ट हो जाएगा ना। तो आप क्या कीजिए, आप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम कीजिए, वो उससे क्या होगा कि ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी जाता है, ठीक है। पहला तो ये होता है, इसलिए पानी बच सकता है। दूसरा है कि सीधे रूट्स के पास पानी जाता है, ठीक है। तो और जड़ के पास ही तो पानी चाहिए। स्प्रिंकलर में क्या होता है कि पत्ते के ऊपर भी पानी जाता है, पूरे फील्ड में चला जाता है, जबकि हमको उतना जरूरत भी नहीं है, रूट्स के पानी मिल गया, अब बाकी पेड़ जो है वो पूरे बॉडी में अपने से फैला लेगा, ठीक है। तो देख रहे हो कि इस प्रकार से जो है वो पानी बचत करता है, और जहाँ कम पानी की कमी है वहां पे इस्तेमाल किया जा सकता है इसको बड़े ही आसानी से। तो आप क्या करो, आप इतने सारी चीजों को नोट कर लीजिए, ताकि मैं और भी बहुत सारे चीजों के बारे में डिस्कस आपके साथ कर सकूं, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज की ओर मूव कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में ये बताया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38। देखो क्वेश्चन नंबर 38 को समझने का प्रयास करते हैं कि क्या पूछा गया कि हाउ डू द इरिगेशन रिक्वायरमेंट ऑफ ए व्हीट क्रॉप इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ए पैडी क्रॉप, यानी कि व्हीट क्रॉप दैट मीन्स कि गेहूं का क्रॉप लगाए हो, गेहूं का खेती किए हो, तो उसको इरिगेशन करेंगे, पानी देंगे, खेत उस खेत को पटाएंगे जिस खेत में गेहूं लगा है, तो वो कुछ अलग होगा, वो कुछ डिफरेंट है किसके मुकाबले, तो पैडी क्रॉप के मुकाबले, ठीक है। कैसे, तो बताया था ना कि पैडी क्रॉप को ज्यादा पानी चाहिए, स्टैंडिंग वाटर में वो होता है, इसलिए उसको ज्यादा पानी चाहिए। लेकिन हमारा व्हीट के क्रॉप को ज्यादा वाटर नहीं चाहिए, वो कम पानी में भी काम चला लगे। तो देख सकते हो इस प्रकार से जो है वो दोनों डिफरेंट है पानी के मामले में। तो वही चीज है यहाँ भी लिखा हूँ, समझ रहे हो ना। सिंस वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि पैडी क्रॉप इज ट्रांसप्लांटेड इन स्टैंडिंग वाटर। पैडी क्रॉप को कैसे ट्रांसप्लांटेड करते हैं, यानी कि ट्रांसप्लांटेड क्या होता है, नर्सरी से सीडलिंग्स से नर्सरी में बदलता है, और नर्सरी से लेकर के हम लोग उसको दूसरे फील्ड में लगाते हैं, दैट इज द ट्रांसप्लांटिंग का नाम देते हैं, जिसे धान के लिए इस्तेमाल करते हैं, दैट इज द पहरोपण। स्टैंडिंग वाटर चाहिए, यानी कि भरपूर पानी चाहिए, एंड रिक्वायर्स कंटिन्यूअस इरिगेशन, और तो और इस पैडी क्रॉप को कंटिन्यूअस लगातार इरिगेशन करने की जरूरत है। लेकिन वेयरएज जहां तक की बात करें व्हीट क्रॉप को, तो डू नॉट रिक्वायर सो मच वाटर, इसको इतना पानी नहीं चाहिए जितना कि राइस क्रॉप को चाहिए, ठीक है, वाटर। सो इन दिस वे, इस तरीके से हमने देखा कि द इरिगेशन रिक्वायरमेंट ऑफ ए व्हीट क्रॉप इज डिफर फ्रॉम दैट ऑफ ए पैडी क्रॉप। इस तरह से हमने देखा कि जो वाटर की जरूरत है व्हीट क्रॉप को वो अलग है किसके मुकाबले, तो धान के फसल से, यानी कि धान के क्रॉप से, ठीक है। चीजों को समझ रहे हो आप, इफ वांट्स यू कैन राइट इट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है डियर, ये 38 तो कंप्लीट होता है ना भाई, 39 एक्सप्लेन भाई, एक्सप्लेन कीजिए कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन ऑफ क्रॉप इज हायर इन समर सीजन। आप ये बताओ कि समर सीजन में हमें ज्यादा पानी खेतों में क्यों डालना पड़ता है, या फिर क्रॉप को ज्यादा पानी क्यों डालेंगे समर सीजन में, यही क्वेश्चन है हमारा। एक बात बताओ जी, तुमसे पहले एक सवाल पूछते हैं, इसका आंसर बताने से पहले तुम खुद बताना, तुम गर्मी के दिनों में ज्यादा पानी पीते हो कि ठंडी के दिनों में ज्यादा पानी पीते हो। पूछा हूँ, बताओ ना, मुस्कुराने लगता है किसी भी चीज के, कुछ बोले नहीं का स्माइल दिखाना शुरू। भाई हम तो इसलिए नहीं दिखाते हैं स्माइल ताकि लोग देख करके पागल ना हो जाए। एनी हाउ, आई एम जस्ट किडिंग।
तो बताओ, ऑब्वियसली गर्मी के दिनों में ना, क्यों? क्योंकि गर्मी के दिनों में क्या होता है, हम हमारे शरीर से जो वाटर है वो इवापोरेट हो जाता है, बाहर निकल के पसीना के रूप में इवापोरेट हो जाता है। तो प्लांट्स में भी तो होएंगे। एक बात बताओ, जमीन है, सॉइल में हमने वाटर दे दिया गर्मी के दिनों में तो तुरंत सूख जाएगा पानी। लेकिन अगर ठंडी के दिनों में पानी डाल दिया सॉइल पर तो गीला गीला हो जाएगा, तुरंत सूखेगा नहीं। ठीक है, तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं आपसे ये सिखाना चाहता हूँ कि गर्मी के दिनों में प्लांट्स के बॉडी से भी इवेपोरेशन के रूप में पानी इवेपोरेट हो जाता है, उड़ जाता है, और सॉइल से भी उड़ जाता है। तो उसकी कमी हो जाएगी पानी की, तो उस कमी को पूर्ति करने के लिए हमको पानी डालना पड़ेगा ना बार बार, है कि नहीं? लेकिन ठंडी के दिनों में क्या होता है कि हमारे बॉडी से भी नहीं इवेपोरेट होता है कि नहीं? ठीक उसी प्रकार से हमारे सॉइल से भी ज़्यादा मात्रा में पानी इवेपोरेट नहीं होता है, ज़्यादा मात्रा में क्या-क्या होता ही नहीं है। और क्या बोलते हैं, क्रॉप से भी उतना ज़्यादा इवेपोरेशन नहीं होता और ना के बराबर होता है। इसलिए ठंडे में पानी ज़्यादा क्यों डालेंगे? इवेपोरेशन हो रहा है गर्मी के दिनों में, कमी हो रही है गर्मी के दिनों में, तो गर्मी के दिनों में ही ज़्यादा इरिगेशन करेंगे ना। इसलिए समझा कीजिए, मैं हमेशा बोलता हूँ आपको कि कभी-कभी अपना भी दिमाग लगाया करो, है कि नहीं? दिमाग लगाता है आपको से क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाता है, ये बन जाता है चुटकियों में, ऐसे बन जाता है डियर। लिखा हूँ कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन ऑफ द क्रॉप्स इज हायर इन समर सीजन। समर सीजन में ज्यादा है, यानी कि बार बार पानी डालना पड़ेगा। ठीक है, क्यों है? लिखा हूँ कि दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि ड्यूरिंग द हॉट डेज, यानी कि गर्मी के दिन कब आता है भैया, समर सीजन में। कोई एक गर्मी के दिन में द रेट ऑफ इवेपोरेशन, यानी कि पानी उड़ जाने का जो उसका गति है वो ज्यादा होता है। ठीक है, वाटर वाटर उड़ जाए, ठीक है, इवेपोरेशन के रूप में फ्रॉम द सॉइल, कहाँ से? तो सॉइल से, और लीव्स ऑफ क्रॉप प्लांट्स, यानी कि प्लांट के पत्ते से भी इज इंक्रीज। इसीलिए हमको उस पानी की भरपाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, और पानी डालना होगा फील्ड में। सिंपल सी तो बात है, अरे गाड़ी चलाता है तो उसका में पेट्रोल डीजल खत्म होता है तो भराते हैं ना, तब समझा कीजिए, वहीं सिस्टम है। तो 39 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द 40 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 40, हाउ आर बीट्स कैन बी रिमूव फ्रॉम द क्रॉप फील्ड्स, यानी कि क्रॉप के फील्ड से हम लोग बीट्स को, किसी प्रकार का क्रॉप लगाए हैं खेतों में खेती की करने के लिए, तो बीट्स को कैसे हटाएंगे? नेम वन इम्प्लीमेंट, एक ऐसा टूल का नाम बताओ जिसका इस्तेमाल होता है बीडिंग करने के लिए, यानी कि बीट्स को हटाने के लिए। क्यों? क्योंकि द रिमूवल ऑफ बीट्स इज कॉल्ड बीडिंग। ठीक है, बताते हैं, भूले हो नहीं ना? चलो लिखो कि फ्लाविंग आर द बेस बाय व्हिच बीट्स कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द क्रॉप फील्ड्स, यानी कि जो खेती के किया गया क्रॉप है उसमें से बीट्स निकालने का कुछ निम्नलिखित तरीका बताया गया है आपको। ठीक है जी, पहला बताया गया कि रिमूवल ऑफ बीट्स बाय पुलिंग देम आउट हैंड। सबसे आसान तरीका है भैया कि जाओ हाथ से पकड़ करके खींच करके फेंक डालो। ठीक है जी। दूसरा बता रहा हूँ, रिमूवल ऑफ बीट्स बाय यूजिंग ए ट्रॉवेल, खुरपा। जो ये एक दूसरा क्या है, तरीका है कि खुरपी के मदद से, खुरपी का नाम सुने हो, गाँव देहात में खुरपी का बहुत इस्तेमाल होता है खेती करने के लिए, या फिर कहीं भी खेती करने के लिए। इस प्रकार से खुरपी होता है, कुछ ऐसा ऐसा होता है, इसको पकड़ करके जमीन में धंसा करके पेड़ को जड़ से उखाड़ने का काम करते हैं। ठीक है, अपने पेरेंट्स से या फिर दादाजी दादी जी से पूछेगा तो बता देंगे कि खुरपी होता क्या है। ठीक है जी। और नेक्स्ट है कि डिस्ट्रॉइंग बीट्स बाय स्प्रेइंग बीट्स, यानी कि केमिकल वगैरह इस सब का छिड़काव कर देंगे तो जितना भी बीट्स वगैरह सब है वो सब के सब क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। समझ गया ना डियर? और देखो तो इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और है कि क्या पूछा कि नेम वन इम्प्लीमेंट, एक इम्प्लीमेंट यानी कि एक टूल का, औजार का, हथियार का नाम बताओ जिसके लिए बीडिंग का इस्तेमाल करें। तो ये खुरपी जी, हिंदी में खुरपी और इंग्लिश में ट्रॉवेल, यही नाम हो जाएगा। चिंता मत करो, आगे लिखे हैं, कहा लिखने के लिए चौड़ हो रहे हैं। देखो तो कि नहीं लिखे? देखो लिखा हूं, क्या लिखा हूं बोलो? ट्रॉवेल यानी कि खुरपा इज द नेम ऑफ वन इम्प्लीमेंट दैट कैन बी, यहाँ पे सिंगल स्पेस होगा, ठीक है, यहाँ पे मैं देना भूल गया, दैट इम्प्लीमेंट दैट कैन यूज फॉर बीडिंग, बीडिंग करने के लिए खुरपी का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है जी। अब वो क्वेश्चन नंबर 40 तक का आई होप कि हमने कंप्लीट किया होगा। एक बार देख लो जी, टाइम देख लो, ठीक है ना? टाइमिंग देख करके बोल दो, अगर टाइम रहा तो ये दोनों क्वेश्चंस को और भी डील करूंगा, अदरवाइज जो क्वेश्चंस है वो यहीं पे, जल्दी करो ना, तो अदरवाइज यहीं पे मैं इस लेक्चर में छोड़ दूंगा। देखते हैं, लेट्स सी कि कितना देर तक हमने काम किया है।
बोलो। ओके, ऑलराइट, चलिए, बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है, तो मुझे क्या लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा लेक्चर बड़ा करने की क्या ज़रूरत है ना? बट बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, इतना भी क्या सोचना। चलो लिखे हैं तो कंप्लीट कर देते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 41 है, ठीक है। 41 क्या पूछा है? पूछा है कि इफ व्हीट इज सोन इन द खरीफ क्रॉप सीजन देन व्हाट वुड हैपन, डिस्कस कीजिए। क्वेश्चन पूछा है कि अगर व्हीट को, गेहूं को लगाया जाए खरीफ सीजन में तो क्या हाल होएगा, ठीक है। यही दिस इज द क्वेश्चन। देखो डियर, मैंने आपको से ये बताया था रबी क्रॉप क्या होते हैं, खरीफ क्रॉप क्या होते हैं। तो जो व्हीट है वो हमारा रबी क्रॉप है। तो रबी रबी सीजन में होने वाला हमारा क्रॉप है कौन? व्हीट। लेकिन इस रबी सीजन में व्हीट को ना लगा करके इस व्हीट को उल्टा कर देते हैं, ये समर सीजन में लगा देते हैं, यानी कि खरीफ क्रॉप में लगा देते हैं। तो क्या हाल होगा? तो लिखा हूं कि तो व्हाट विल हैपन, रबी सीजन वाला क्रॉप को खरीफ सीजन में लगाए हैं तो क्या हाल होएगा। तो लिखें कि अगर व्हीट को शो करेंगे खरीफ सीजन में, देन इट विल नॉट ग्रो वेल, तो अच्छे तरीके से नहीं ग्रो करेगा, यही है। और दिस इज बिकॉज का है क्योंकि प्लांट्स कैन नॉट टॉलरेट टू मच वाटर ऑफ रेनी सीजन। क्योंकि समर सीजन में क्या होता है कि बरसात भी आता है समर सीजन में, तो उतना ज्यादा बारिश को ये झेल नहीं पाएगा हमारा ये व्हीट, इसीलिए खरीफ सीजन में लगा रहे हैं व्हीट को, तो वो नहीं होएगा, अच्छे से नहीं होगा, अधर कांगड़ तेगड़ इससे उससे हो जाएगा, खराब हो जाएगा टोटली इन शॉर्टली। क्वेश्चन नंबर 42 है, 41 जो है वो कंप्लीट होता है, इफ यू वांट्स यू कैन राइट इट। 42 है जी कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर खरीफ क्रॉप्स एंड व्हिच आर रबी क्रॉप्स। देखो यहाँ पे कुछ नाम दिया गया है क्रॉप का, व्हीट, पैडी, ग्राम, मेज, मस्टर्ड, कॉटन, सोयाबीन, लिनसीड, पीस और ग्राउंडनट। इसमें से चुन कर के बताओ कि कौन जो है वो खरीफ क्रॉप है और कौन है जो रबी क्रॉप है। मैंने बताया था खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप के बारे में और बहुत सारे एग्जांपल से बताया था। देखो मैंने आंसर्स में भी यहाँ पे लिखा, देखो डियर, लिखा हूं कि पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर द खरीफ क्रॉप्स। ये सब क्या है? तो खरीफ क्रॉप्स है, ठीक है जी। लेकिन फिर यानी कि जहां तक की बातें करूं, व्हीट का, ग्राम का, पीस, मस्टर्ड एंड लिनसीड का और द रबी क्रॉप्स, ये क्या है भैया? तो ये जो है वो रबी क्रॉप्स है। तो आप क्या करोगे, आप ये जो भी ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये भी इंपॉर्टेंट था, कुछ अलग पूछने का प्रयास किया था इस क्वेश्चन में नहीं, ऑब्वियसली यस। तो दिमाग लगा करके कुछ कुछ चीजों को उत्तर देना होता है हमें, इसका याद रखोगे, ठीक है, इस क्वेश्चन को। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज रबी क्रॉप्स और गिव टू एग्जाम्पल और 3 एग्जाम्पल, ऐसे पूछ देगा। या फिर पूछा कि व्हाट इज खरीफ क्रॉप, गिव 3 एग्जाम्पल, तो बोलना पड़ेगा ना, तो कैसे बोलोगे, एग्जाम्पल याद रहेगा था ना। तो देख लीजिए, मैंने खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप का एग्जांपल जो है वो यहाँ पे बहुत सारा क्रॉप जो है वो दिया गया। नाउ डियर, आप चाहे इफ यू वांट्स यू कैन राइट इट, मैं बार बार हट जाता हूँ। देखो इतना सारा कुछ लिखाने का एक ही मकसद है कि ऐसा महसूस नहीं हो कि जो भी हमको अगला दिन पढ़ा रहा है वो ऐसी खाना पूर्ति कर रहा है, बेकारी की तरह आया पढ़ा निकल गया, कुछ ना नोट्स दिया ढंग से, ना कुछ दिया, थोड़ा बहुत समझाया और अपने आप में चौड़ हो रहा है। तो इसीलिए मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ो। ऐसा नहीं लगा कि आपके पास नोट्स ही नहीं है तो कहाँ से पढ़ेंगे ऑनलाइन, किसके किसके पास जाकर के पढ़े, सब तो ऐसे ही कर रहा है, ऐसा नहीं लगा डियर, ठीक है। इसीलिए मैं आपको लिखा रहा हूँ और आप भी फेयर में इसे लिखते हुए चलिए, ठीक है डियर। अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो अपने दोस्तों से क्लियर करो, कहीं तो जाते हुए पढ़ना वहां से क्लियर करो, नहीं तो फिर मैं हूं ही। तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलना कि आपको कहीं कंफ्यूजन है या नहीं है, ठीक है। ठीक है जी। तो बहुत सारी बातें करूंगा कुछ नेक्स्ट क्लास में, कुछ नए अंदाज में, ठीक है। तब तक के लिए मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही आप मेरे से जुड़े रहो और भी बहुत सारे लोगों से जुड़े रहे, है कि नहीं? क्योंकि मेरे से जुड़ोगे तो आपके थोड़े मन मानेगा, मन भरने वाला है। तो सी यू सून, मैं आपको फिर से मुलाकात करूंगा, फिर से देखूंगा कुछ नेक्स्ट लेक्चर में, कुछ नया अंदाज में। हाँ मुझे पता है कि मैं आपको नहीं देख पा रहा, बट आप देख रहे हो ना, तो दैट मीन्स कि मैं भी तो आपको देख रहा हूँ, राइट? ठीक है। तो बहुत सारी बातें करूंगा कुछ नेक्स्ट क्लास में, कुछ अलग तरीके से और भी क्वेश्चंस को डील करूंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस को डील करने वाला हूँ। अभी क्वेश्चंस यहाँ आएगा इस चैप्टर के ऊपर, क्यों? क्योंकि मैंने बहुत सारे टॉपिक को तो खत्म ही कर दिया इस चैप्टर को पढ़ा करके। सो लव यू ऑल, सी यू सून एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है, टेस्ट सीरीज और भी बहुत कुछ, मेनी मोर डिफरेंसेस। सो टेक केयर।